अब देखिए, जो भारत के अंदर ना, जो सबसे पहले पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए ना कई जगह पे कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करा गया, यानी सम्मेलन को। तो इसमें देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता इन इस कॉन्फ्रेंस में की फिगर निकल के सामने आते हैं, और इन्होंने ही यह संदर्भ हमारे सामने प्रस्तुत करा कि भारत में जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो लोक संस्थाएं हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उसकी समझ या फिर उसको समझने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। और ये संस्थाएं किस तरीके से काम करती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क कर रहा है इंडिया में, ऐसा कोई हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, स्टडी नहीं है कि हम जांच सकें कि ये किस तरीके से हमारे भारत की जो विकास की जो गति है उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कौन सी संस्थाएं जो ठीक से कार्य नहीं कर रही। तो देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता, जिन्होंने यहाँ पे दिया भी गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा, जिसमें ये एड्रेस करने ये सामने आया कि कोई एनालिटिकल स्टडी नहीं है कि जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, वो किस तरीके से कार्य कर रही है या उनकी कार्य प्रति क्या है। अब ये जो ऑथर है, यानी जो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा, उसके बाद जो प्रिंट में जो मटेरियल उपलब्ध हुआ उसको कंपाइल करा गया, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया परफॉर्मेंस डिजाइन, एक पुस्तक के तौर पे। उसके बाद इसके अंदर जो हमारी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी वो किस तरीके से डेवलपमेंट की पाथ पे है या नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जो एजेंसीज है, क्या ये जो डेवलपमेंट के पाथ पे है या नहीं, जो विकास के पथ पर है या नहीं, या फिर क्या प्रॉब्लम है इन संस्थाओं के अंदर, उन सब की स्टडी को समझने के लिए एक नया प्रारूप सामने प्रस्तुत करा गया कि हमें ये जो एनालिटिकल स्टडीज है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये संस्थाएं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, तो पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन, इसकी क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या चैलेंजेस है। फिर उसके बाद देखिए, जो भारत की विकास के अंदर ना जो इंस्टीट्यूशंस है ना, यानी एक तरफ डेवलपमेंट रख लीजिए और एक तरफ आपका इंडिया रख लीजिए, और जो इस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक तरह से एक मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं कि इंडिया को डेवलप होने के लिए इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे इन जो ऑथर्स हैं उन्होंने यही पाया कि जो ये जो इंस्टीट्यूशंस का जरूरत इसलिए है कि ये जितना भी कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, यानी इंस्टीट्यूशंस जो है इसको अचीव करने के लिए जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, वो उपलब्ध कराए, या उसको समझने के बाद एक नया पाथ दिखाने की कोशिश करे, एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको एक्सेप्टेंस मिलता है, यानी स्वीकृति मिलती है। और इसी अध्ययन के अंदर यही पाया गया कि देखिए, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है ये ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा मिसमैच है इंस्टीट्यूशंस के डिजाइन के अंदर और पॉलिटिक्स जो चल रही है वर्तमान में, और जो डेवलपमेंटल नीड है, यानी जो भारत का उद्देश्य है, जो विकास का उद्देश्य है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिसमैच है। ये तीनों एक तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर हम इस तरीके से समझे कि मान लीजिए ये आपका, एक सेकेंड, एक तरफ आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है, दूसरा तरफ हो गया आपका पॉलिटिक्स, और यहां पे हो गया आपका डेवलपमेंटल नीड।
इन तीनों के अंदर ना बहुत मिसमैच है, यानी एक तरह से कोहेरेंस नहीं है। तो इसको उजागर करा गया, ये स्टडी हमारे सामने आई कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए जो इंस्टीट्यूशंस है उनका स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे समस्या आ रही है, कि भारत अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में क्यों असफल हो रहा है, क्यों पॉलिसीज काम नहीं कर रही है ग्रास रूट लेवल पे। अब इस कंटेक्स्ट को समझने के बाद जो अभी तक हमने चर्चा करी है, अब हम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया उसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि देखिए, अगर हम डेफिनेशन को, अगर हम इसको बांधने की कोशिश करें एक डेफिनेशन के अंदर, तो यही होगा कि द इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज important for studying governance because it provide a framework to understand how institutions shape, influence the behavior of individuals, organizations and society within a given political and social context। यानी शासन का अध्ययन करने के लिए संस्थागत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समझाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, यह समझाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि संस्थाएं राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति और संगठनों और समाजों के व्यवहार को कैसे आकार देती है और प्रभावित करती है। क्या समझाने की मदद करता है संस्थागत दृष्टिकोण? कि एक राजनीतिक सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति, संगठनों और समाज के व्यवहार को कैसे आकार दिया जाता है या प्रभावित किया जाता है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। जो कॉन्टेक्स्ट था, अगर हम उसमें देखें तो कॉन्टेक्स्ट ने क्या करा, एक फ्रेमवर्क आपको उपलब्ध कराया, एक थॉट प्रोसेस समझ आया कि हमें इंस्टीट्यूशंस का स्टडी करना चाहिए और ये इंस्टीट्यूशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है, शेप करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बिहेव करती, इन्फ्लुएंस करती है या उसको बनाती है किसी पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है, यानी महत्वता क्या है। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है यानी जो महत्व है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनली जो पर्सपेक्टिव है या जो स्टडिंग इंस्टीट्यूशन है वो हमें मदद करता है कि जो सोसाइटी के अंदर सिटीजन्स होते हैं यानी एक्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर बिहेव करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है यानी उसको प्रभावित करता है। दूसरा है कि इसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव हेल्प्स इन एग्जामिनिंग हाउ दीज रूल्स एंड नॉर्म्स गाइड डिसीजन मेकिंग, इंटरेक्शन एंड आउटकम इन द गवर्नेंस प्रोसेस। कि देखिए, अगर हम शुरुआती में देखें जो हमने बताया था, इंस्टीट्यूशंस क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड कराते। ठीक है, और ये ही तय करते हैं कि हम किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, क्या किसी चीज का आउटकम होगा, और ये गवर्नमेंटल प्रोसेस को किस प्रभावित हमेशा करते रहते हैं। जो दूसरा जो है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो हमें मदद करते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टेबिलिटी आती है, किस तरीके से वो परिवर्तित होते हैं। यानी स्थिरता और परिवर्तन को समझने के लिए संस्थावाद या संस्थागत संदर्भ हमें मदद करता है इस फिनोमिना को समझने के लिए कि किस प्रकार जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उसमें किस तरीके से
जो स्ट्रक्चर है वो टाइम से टाइम टू टाइम कैसे स्टेबल रहता है, कैसे बदलता है, और कैसे ये परिवर्तन के अंदर अपने आप को सुनिश्चित करता है। तीसरा महत्व यह है कि जो संस्थागत बाधाएं और अवसर, यानी जो संस्थागत जो परिप्रेक्ष्य है, जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, वो हमें ये समझाता है कि गवर्नेंस के अंदर कहाँ पर क्या कंस्ट्रेन है, क्या बाधाएं हैं, कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो इसकी जानकारी या इसकी समझ हमें इस उपागम या फिर इस दृष्टिकोण के माध्यम से हमें पता चलती है। चौथा महत्व अगर हम देखें तो जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो हमें पॉलिसी आउटकम और इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी देता है कि नीति का परिणाम क्या रहा और नीति का कार्यान्वयन किस तरीके से रहा। देखिए यहाँ पे ये चीज समझना है कि जैसे संस्थान नीति परिणामों को आकार देते हैं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन जब पॉलिसी बन रही होती है और इम्प्लीमेंट हो रही होती है, दोनों प्रोसेस में वो मदद करते हैं। दूसरे इसमें ही देखें कि शोधकर्ता यह आकलन कर सकते हैं कि संस्थाएं, व्यवस्थाएं, नीतियों और कार्यक्रम को इस सफलता या विफलता को कैसे प्रभावित करती है, कि जो संस्थाएं हैं वो नीति, व्यवस्था और कार्यक्रमों को कैसे सफल करती है और विफल करती है या कैसे प्रभावित करती है, उसकी समझ हमें उपलब्ध कराती है। पांचवा महत्व इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, यानी संस्थागत दृष्टिकोण का, कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। देखिए संस्थाएं समाज के भीतर संघर्ष और सहयोग के पैटर्न को प्रभावित करती है। संस्थागत दृष्टिकोण से शासन का अध्ययन करने से यह विश्लेषण करने में मदद मिलती है कि संस्थाएं कैसे संघर्ष को कम करती है, कि संस्थाओं के माध्यम, इंस्टीट्यूशन कैसे सोसाइटी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए सोसाइटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हर सोसाइटी में, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट, तो संस्थाएं जो है उसका कैसा एक पर्टिकुलर रोल है इन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, और सिटीजन्स के बीच किस प्रकार वो सहयोग को बढ़ाती है, यानी जो एक्टर्स हो रहे हैं या सिटीजन्स हैं उनके बीच में कैसे सहयोग को सुविधाजनक बनाती है, यानी सहयोग, कोऑपरेशन क्रिएट करती है, यानी सहयोग को किस प्रकार अग्रसर करती है। 6, देखिए जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो हमें ये बताती है कि किसी एक शासन व्यवस्था, एक गवर्नेंस सिस्टम के अंदर किस तरीके से पावर और अथॉरिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके स्ट्रक्चर्स के समझ हमें आती है कि किसी संस्था को कहाँ से वो पावर मिल रही है और वो संस्था उस पावर से क्या कार्य कर रही है, इसकी समझ हमारे अंदर पैदा करते हैं, और क्या क्या इस संस्था के कार्य क्षेत्र हैं, क्या क्या इसके दायरे हैं। 7वां यह है कि देखिए हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में आया जिसने वन साइज फिट ऑल मॉडल को चुनौती दिया। ठीक है, कि कैसे हम प्लानिंग कमीशन से हम नीति आयोग पे आए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो हमें एक कंपैरिजन मेथड हमारे को उपलब्ध कराता है कि हम डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को हम समझ सकते हैं, और रिसर्चर इसकी मदद से ये कौन सी संस्थाएं ठीक कार्य कर रही है और किस संदर्भ में किस संस्था की जरूरत है, यानी किस कंटेक्स्ट में कौन से इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये एक मेथड उपलब्ध कराता है। 8वां जो है वो ये महत्व है या फिर कि अनुकूली क्षमता, यानी अडेप्टिव कैपेसिटी। तो देखिए जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव है वो ये हमारे सामने समझ पैदा करता है
कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि हम जानते हैं कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर को प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ हमारे को यह उपलब्ध कराते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अपनी कैपेसिटी को अडेप्ट करता रहता है, और जो चैलेंजेस है उनसे कैसे वो सामना करता है, या फिर जो 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 संकट है, उभरती हुई चुनौती है, उसको कैसे दूर करता है। तो ये सभी हमारे सिग्निफिकेंस थे, यानी महत्व थे जो इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव का। अब देखिए, जो बुक हमारे सिलेबस में लगाई गई है, यानी जो रीडिंग लगाई गई है, वो रीथिंकिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो कि देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता ने लिखी है, उसका हमें इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है फॉर द फर्स्ट यूनिट। देखिए फिर उसी इंट्रोडक्शन में जो ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ कॉमनैलिटीज को हाईलाइट करा है कि जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये कॉमनैलिटीज है जो हर केंद्रीय संस्था इस समस्या का सामना कर रही है। तो देयर आर सिग्निफिकेंट कॉमनैलिटीज व्हेन एग्जामिनिंग कोर फेडरल इंस्टीट्यूशन। तो वो कॉमनैलिटीज यानी वो सामान्य समस्या, तो वो सामान्य समस्या जो हर केंद्रीय संस्था में है उनको हाईलाइट करा गया है। तो देखिए, जो पहले बात करा गया है कि हर जो संस्था है, जो फेडरल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंदर पर्सनल की प्रॉब्लम है, यानी जो कार्मिक है, यानी जो स्टाफ है, वो एक अच्छा आउटकम नहीं दे पा रहे, ठीक है, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या और ये किस क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि करप्शन है, इन एफिशिएंसी है। तो आप सब देखिए, फॉर एग्जांपल आप हर किसी भी फेडरल इंस्टीट्यूशंस को देखो तो क्या है कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, करप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, यानी लाल फीताशाही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब किसी ने एप्लीकेशन डाला तो कब उसका एक्सेप्ट करा, कोई अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायी नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है, ठीक है। और जो स्टाफ है उनके पास कोई पर्टिकुलर मतलब ठीक तरीके से ट्रेनिंग नहीं है, कंप्यूटर चला रहे हैं तो धीरे धीरे चला रहे हैं, पुअर कम्युनिकेशन है कि ठीक से बात नहीं करते, स्टाफ का शॉर्टेज है। तो ये सभी सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है पर्सनल फेलियर, यानी जो कार्मिक है, जो सार्वजनिक संस्थान में जो कार्मिक है, वो उनकी विफलताएं, जो कि एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा आउटकम नहीं दे पा रही है, ठीक है। और यही सभी प्रॉब्लम्स क्या करती है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो आउटकम है, और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है जो इंस्टीट्यूशंस के, उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं करती और पीछे रह जाती, और एक अच्छा आउटकम नहीं दे पाती फेडरल इंस्टीट्यूशंस। और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण, यानी एक हॉलिस्टिक अप्रोच हमें का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे एक अच्छे हम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको बहुत अच्छा करें, ट्रेनिंग अच्छी करें, अकाउंटेबिलिटी जो मैकेनिज्म है उसको अच्छा करें, यानी जो जवाबदेही या उत्तरदायित्वता है, यानी जवाबदेही तंत्र है, उसको मजबूत करें, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्ड करें जिसमें जो फंक्शंस है वो इफेक्टिव मैनर में करे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला जो कॉमनैलिटी है वो है पर्सनल फेलियर। अब देखिए, जो दूसरी जो कॉमनैलिटी यानी सामान्य जो समस्या पाई गई, वो ये पाई गई कि सभी जो फेडरल यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर क्या है, एक लीगल एम्बिग्यूटी है, यानी एक कानूनी अस्पष्टता है। इसका मतलब यह होता है कि जो कानून है, लॉज है, रेगुलेशंस है,
और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है वो क्या है, सही से क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, यानी आप उसका कोई भी अर्थ ले सकते हैं, अनक्लियर है, अस्पष्ट है यानी वेग है, और ये क्या है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, हर कोई अब उसकी अपनी व्याख्या कर सकता है। तो जो दूसरी जो कॉमनैलिटी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी फेडरल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे जो ऑथर और जो लेखक रखते हैं वो है लीगल एम्बिग्यूटी। इसी से क्या होता है कि देखिए ये जो चीजें क्लियर नहीं है यानी स्पष्टता की कमी से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, डिस्प्यूट होता है, और जो फंक्शंस है वो अच्छे से नहीं कर पाती है इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशंस भी यानी नागरिक भी अच्छे से अपनी सर्विसेज का डिमांड नहीं रख सकती, क्योंकि जो लॉज रेगुलेशन जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है वो एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं है। देखिए इसी में क्या है कि देखिए जो इंडिविजुअल्स है उनको अपने राइट्स के बारे में ठीक से नहीं पता होता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीगल अथॉरिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे इनको इन्फोर्स करा जाए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए जो तीसरी सबसे सामान्य समस्या है और जो फेडरल इंस्टीट्यूशन यानी जो पब्लिक लोक संस्थान में, वो है कोऑर्डिनेशन का डिलेमा, यानी जो सार्वजनिक संस्थानों में समन्वय वो ठीक से नहीं है, कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ठीक तरीके से समन्वय होकर कार्य नहीं करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक जो डिपार्टमेंट है अपनी एक्शंस को पूरा नहीं कर पाता, वो दूसरे के अप्रूवल के लिए रुका रहता है, और यही एक डिलेमा बना हुआ है कोऑर्डिनेशन का। तो जो ऑथर है यहाँ पे ये तीसरा समस्या जो सामने हमारे प्रस्तुत रखते हैं कि सार्वजनिक संस्थानों में समन्वय नहीं है। क्या है, इसके परिणाम स्वरूप अक्षमताएं, परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं और नीति कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे आपकी डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसको रजामंदी देते हैं। जैसे आप सब जाएंगे तो एक फाइल दूसरे डिपार्टमेंट से फाइल को पास कराना होता है तीसरे डिपार्टमेंट से, मगर प्रॉब्लम क्या है कि कोई कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि फाइल एक डिपार्टमेंट में ही रुक जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाती, और क्या होता है कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती है, परस्पर प्राथमिकताएं होती है, और इसी से क्या होता है जो इन कार्यान्वयन है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे जो फोर्थ जो कॉमनैलिटीज है यानी जो सामान्य समस्या है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी जवाबदेही नहीं है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। देखिए इसको इस एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपकी माता है, ठीक है, आपको कुछ पैसे देती है, चाहे 100 रुपए कुछ रुपए देती है कुछ सामान खरीदने के लिए, और उससे आपका जो सामान है वो मान लीजिए आपका कुछ रुपए के अंदर आता है, तो वो आपसे बाद में हिसाब लेती है कि कितना खर्च हुआ, कहाँ पे कितना खर्च हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि 70, 75 या 72 रुपए का सामान आया, फिर वो आपको हिसाब देना पड़ता है कि हाँ आपने कैसे खर्च करा, ठीक है। मगर देखिए यहाँ पे बेशक आपकी माता अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो भी आपको हिसाब देना पड़ता है, ठीक है। और यही आधार है कि मान लीजिए सिटीजन्स जो है वो अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो सरकार को ये जवाबदेही देनी पड़ेगी कि सरकार ने कहाँ पर कितना खर्च करा, उनकी टैक्स के रुपयों का, उनके टैक्स को कहाँ कहाँ किस हिसाब से खर्च करा, और ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है कि उनकी जवाबदेही कि आपने किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब कार्य जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, और उन्होंने ये प्रेशर करा, जिससे आरटीआई एक्ट आया। आरटीआई एक्ट का यही मतलब था कि सरकार किस तरीके से खर्च कर रही है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो
ये जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता, ये चौथी जो साधारण, जो सामान्य पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये प्रॉब्लम कंसर्न बनी हुई है। अब देखिए इसी का पार्ट मान लीजिए, यानी या तो पांचवा पॉइंट मान लीजिए। देखिए जो पांचवी जो कॉमनैलिटीज है फेडरल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यानी जो लोक संस्थान है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो पांचवी जो है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। देखिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एक ऐसे मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संस्था के अंतर्गत, यानी एक संगठन के अंतर्गत किस तरीके से अपनी उत्तरदायी यानी जवाबदेही और जो एथिकल यानी नैतिक जो आचरण है उसको किस तरीके से सुनिश्चित करा जाए। तो ऐसे मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं है, या फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो कि इन स्टैंडर्ड्स को लागू कराए, यानी जो एथिकल कंडक्ट हो, स्टैंडर्ड हो सर्विस डिलीवरी का, वो प्रोवाइड हो सके। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है फेडरल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, यानी लोक संस्थान के बीच में। देखिए वो कहेगा कि ये मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, वो बोलेगा, ये जो एक अफसर ये बोलेगा ये मेरे नहीं है कार्य क्षेत्र के अंदर, बी बोलेगा ये मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है। तो ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, जिसमें कि क्लियर लाइन नहीं पता कि किसका क्या रोल है, ठीक है, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये सब नहीं है। क्या इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर होगा, किस तरीके से किसी सिस्टम को मॉनिटर करा जाएगा, किस तरीके से हम इवेल्युएट कर पाएंगे, ये इंटरनली कोई मैकेनिज्म नहीं है, और अगर है तो बहुत मजबूत नहीं है। अब जो सिक्स्थ कॉमनैलिटीज है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए हर लोक संस्थान में कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि देखिए जो लोक संस्थान है उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि हर कोई सिटीजन अपने इंटरेस्ट बेस्ड होता है, हर कोई कि उस संस्थान में अपने जो सरकार है अपने लोगों को बिठाती है, और जो पॉलिसीज है अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, डे टू डे ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करती है, और जो उद्देश्य है उसको अपनी और अपने पॉलिटिक्स यानी अपने राजनीतिक लाभ की ओर ले जाने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं कि जो लोक संस्थान है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है, और ये कॉमनैलिटीज है जिसको पुस्तक के अंदर हाईलाइट करा गया है। क्या बोला गया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप से प्राथमिकताओं में गड़बड़ी हो सकती है और दक्षता में समझौता हो सकता है, और इन संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो सकता है। भारत में सार्वजनिक संगठनों की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दिशा और संस्थागत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लाइन इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया है ना, जो लोक संस्थान है इंडिया के अंदर, अब वो ना एक चैलेंज अपने अंदर भी क्या है, एक ट्रांजिशन महसूस कर रहे हैं। वो एक ओल्डर इंस्टीट्यूशन से न्यू ऑर्डर इंस्टीट्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी फॉर्मल कंटिन्यूटी को भी बरकरार रखना चाहते हैं, यानी औपचारिक निरंतरता को भी बनाए रखने का प्रयास करते हुए भारतीय संस्थानों को पुरानी व्यवस्था वाली संस्थाओं से नई व्यवस्था वाले संस्थानों की में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, अब एक तरफ तो उनको अपने ओल्डर फॉर्म को बदल के न्यूअर फॉर्म में जाना है, ठीक है, दूसरी तरफ उनको अपनी फॉर्मल कंटिन्यूटी को भी बनाए रखना, यानी औपचारिक निरंतरता को भी।
यानी देखिए जो ये जो ओल्डर और न्यूअर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसमें इस तरीके से समझिए, देखिए जो पहले जो ये आपका जो ट्रांजिशन है, जैसे डिस्क्रिशन टू अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक रीजन, कि देखिए जो सार्वजनिक यानी लोक संस्थान है उसमें क्या है, अब वो विवेक, जवाबदेही और जो सार्वजनिक तर्क है उसकी ओर परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, कि अब आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई फैसला लेती है जो नियर फॉर्म के अंदर, तो उसे अकाउंटेबल होना पड़ेगा। दूसरा, जो लोक तर्क है यानी जो तर्क है उसके हिसाब से कोई कार्य करना होगा। तो इंस्टीट्यूशन इन दोनों की तरफ अग्रसर हो रही है। और देखिए मनमाने ढंग से निर्णय लेना अधिक पारदर्शी और तर्क संगत दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है। यानी अब जो न्यूअर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर क्या है, मनमाने तरीके से कोई आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपको पारदर्शी होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि आप किस तरीके से डिसीजन को फॉर्म कर रहे हैं। एक आपको रीजनेबल अप्रोच लेना पड़ेगा, एक रीजनड अप्रोच लेना पड़ेगा, एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा किसी भी पॉलिसी या किसी भी फैसले को लेते समय। पहले ही क्या होता था ओल्डर वाले में कि सरकार एक कमरे के अंदर कुछ लोग डिसाइड कर लेते, नहीं, अब वो जो पॉलिसी मेकिंग है वो वाइडर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करें तो अगर कोई डिसीजन लेना है तो पहले ग्रास रूट पे जाके जो लोकल लोग हैं उनकी समस्या को समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है, फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूअर वाले फॉर्म में। मगर ओल्डर वाले फॉर्म में क्या होता था कि केवल सरकार के लोग ही डिसाइड कर लेते, तो जो ऊपर ऊंचे पद पे है केवल वही डिसाइड कर लेते। न्यूअर वाले में आपको स्टेक होल्डर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे जो उस समस्या से संबंधित है। ये जो न्यूअर इंस्टीट्यूशंस है जिसकी बात हमने करी, तो इससे करा क्या है, सत्ता के मनमाने उपयोग को कम करने और सार्वजनिक जरूरतों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया है। ठीक है, यह परिवर्तन भारतीय सार्वजनिक संस्थान के भीतर विश्वास यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या उपलब्ध करता है, विश्वास, अखंडता और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरा जो घटक है जो ओल्डर से न्यूअर की तरफ जो बढ़े हैं, देखिए आप जो शिफ्ट हुआ है ना कि आप सीक्रेसी में कोई काम नहीं कर सकते। सीक्रेसी में केवल आप सिक्योरिटी, नेशनल प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, और वेलफेयर में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में रखना ही होगा। तो द शिफ्ट फ्रॉम सीक्रेसी यानी भारतीय सार्वजनिक संस्थानों में गोपनीयता से सूचना की ओर बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो न्यूअर इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्या है, एक अलग तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है, जिससे क्या हो कि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इसमें क्या है कि पहले सरकार अपने पास सारी इंफॉर्मेशन रखती थी, अब क्या है, जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखती है कि क्या संस्था, कौन सी पॉलिसी यूज कर रही है, सरकार ने किस जगह पे कितना खर्च करा है, अब ये पब्लिक डोमेन में। तो सीक्रेसी से हम इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ चले हैं। ये न्यूअर वाले फॉर्म में क्या है कि इस बदलाव को अपनाने का मतलब है जनता को सक्रिय रूप से प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्रदान करना, जिससे नागरिक जुड़ाव और विश्वास बढ़े। ठीक है, अब देखिए ये पॉलिटिकल साइंस में कहा भी जाता है कि नॉलेज इज पावर। ठीक है, कि जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो देखिए जब आप जो नॉलेज है वो पब्लिक डोमेन में होगा तो जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, वो पावरफुल होंगे क्योंकि उनके पास जानकारी है, वो समझ रहे कि किस तरीके से क्या खर्च हो रहा है।
इससे क्या कह रहे हैं कि देखिए जानकारी प्रदान करना जिससे नागरिक जुड़ाव और विश्वास पैदा होगा, ठीक है, यह बढ़ेगा। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सरकारी कार्रवाइयां जांच के अधीन है। जितनी भी सरकारी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो जांच के अधीन है। यह जानकारी भारत में अधिक जवाबदेह और भागीदारी पूर्ण शासन मॉडल यानी गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सूचित निर्णय लेने का एक उपकरण है। यानी ये गवर्नेंस को और अच्छा करता है, एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल प्रोवाइड करता है। जितना अकाउंटेबल होगा उतने लोग जुड़ेंगे और एक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा गवर्नेंस के अंदर। ये जो तीसरा जो घटक है या जो ट्रांजिशन है ओल्ड से न्यू की तरफ में, वो ये है कि जो ट्रांजिशन हुआ है कि लो कैपेसिटी टू हाई कैपेसिटी स्टेट के अंदर। पहले लो कैपेसिटी स्टेट था, अब हाई कैपेसिटी स्टेट है। इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन, अब देखो इससे समझ में क्या आ रही है कि जो प्रशासन तंत्र है, जो हमारा जो प्रशासनिक क्षमता है उसको मजबूत किया जा रहा है, ठीक है, कि और उसको अच्छा किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब हमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें अपने प्रोवाइडर को बुलाना पड़ता है, ठीक है, एक मामूली सा फी देना पड़ता है और आपके सर्टिफिकेट्स आपके घर पे ही बना के चला जाता है, ठीक है। तो कैसे पहले लो कैपेसिटी स्टेट था, पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब वो स्टेट आपके घर पे आके वो चीजें आपको उपलब्ध करा रहा है जो आपको जरूरत है। और ये सब क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि राज्य का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हुआ है, वो एक हाई कैपेसिटी स्टेट में है। अब देखिए, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज टू इनहेंस द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन। कि देखिए ये जो परिवर्तन है इससे क्या हुआ है कि सरकारी कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ी है। और ये कैसे बढ़ी है? क्योंकि मानव के अंदर हमने पूंजी लगाई है, प्रौद्योगिकी के अंदर हमने पूंजी लगाई है, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी क्षमताओं का विकास करने के लिए हमने पूंजी या फिर निवेश किया है। कि अब जो स्टाफ आ रहे हैं तो वो एकदम कंप्यूटर का उनको नॉलेज है अच्छा खासा, हर चीज, हर डोमेन में हर चीज का नॉलेज है जो जिस पोस्ट पे है। तो ये ट्रांजिशन को बताता है कि कैसे ओल्डर से न्यू की तरफ हम जा रहे हैं, तो कैसे फॉर्मल कंटिन्यूटी बनते हुए हम किस तरीके की गवर्नेंस मॉडल में हम जा रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। देखिए और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, जो ये जो ट्रांजिशन का जो समस्या अब महसूस कर रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन जो है वो इस तरीके का है कि जो लास्ट जो है, जो अभी तक हमने तीन करे हैं, पहला है आपका डिस्क्रिशन टू अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, मनमाने ढंग से मनमाने तरीके से अब हम जवाबदेही की ओर बढ़ रहे हैं और पब्लिक रीजन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला ट्रांजिशन ये है। दूसरा है सीक्रेसी टू इंफॉर्मेशन, तीसरा है आपका लो कैपेसिटी टू हाई कैपेसिटी स्टेट, और जो चौथा है वो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, कि जो आपकी जो जवाबदेही है ये सरकार के तंत्र के अंदर आपको ऊपर अपने अफसर को जवाब नहीं देना है। कहने का मतलब जो सरकारी ऑफिसर था कि मेरे को अपने से ऊपर वाले ऑफिसर को जवाबदेही देना पड़ेगा, नहीं, अब आपको जवाबदेही डाउनवर्ड देनी पड़ेगी। आपको अपवर्ड तो देना ही देना है, अब डाउनवर्ड भी, कि जनता को भी, जनता के प्रति भी आप आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो। तो ये जो ट्रांजिशंस है, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आज वर्तमान समय में ये महसूस कर रही है या फिर ये बदलाव देख रही है अपने संस्थागत ढांचे
अंदर। इस पारदर्शिता को बढ़ाने से कैसे कि सिटीजन्स का एंगेजमेंट करवाना, ये जो फीडबैक जो मैकेनिज्म है या डिसीजन मेकिंग के अंदर जो लोग हैं, जो लोकल जिनके जो समस्या को झेल रहे हैं उन लोगों को शामिल करना, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो रिस्पॉन्सिव हो रही है अपने जितने भी एक्शंस को लेकर। तो इससे क्या हुआ है कि जो डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित हुई है, और लोग जो है, जो जनता जो है वो संस्थाओं से जुड़ रही है, संस्थाओं का रिस्पेक्ट कर रही है, यानी सरकार का रिस्पेक्ट कर रही है, सरकार के अंदर अपना विश्वास जता रही है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, जो लेक्चर है, आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।